नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं असहनीय परेशानियों के बावजूद देशभक्ति में कैसे लीन है केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान। इस पर हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। अनेकों परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसके बावजूद भी देशभक्ति के पथ से वो कभी भी पथिक बिड़क नहीं हो सकता, वो कभी अलग हो ही नहीं सकता। उसमें इस तरह की एक भावना है। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय सुरक्षा बल कौन है, कैसे हैं, क्या है और क्या काम करते हैं। मुख्य तौर पर आप यह समझ लीजिए कि जब पुलिस जहां पर उसका काम खत्म हो जाता है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब उसके काबू में नहीं रहता है, तब यह बल बुलाया जाता है। उसी तरह से आर्मी के साथ रह करके आर्मी के बराबर ड्यूटी करने वाला तथा जहां पर आर्मी का काम समाप्त हो जाता है उस जगह से देश की सुरक्षा के लिए, बॉर्डर की सुरक्षा के लिए या आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्रवाई करता है। हम इससे पहले कि आगे चलें, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है इन सुरक्षा बलों के विभाग में, सरकार कितना उस पर मदद कर सकती है, इस सब चीजों को देखें। इससे पहले जान लें कि केंद्रीय सुरक्षा बल में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है। सबसे पहले असम राइफल AR। असम राइफल 24 मार्च 1835 में इसकी स्थापना की गई थी। ब्रिटिश के जमाने का यह फोर्स है और खास करके एंटी इन्फिल्ट्रेशन और काउंटर इंसर्जेंसी रोल में पहाड़ों के बीच में जो नॉर्थ ईस्ट में खास करके जो मिलिटेंट होते थे उनके विरुद्ध इनकी लड़ाई होती थी। दूसरा जो फोर्स है वह है CRPF। आप सब इससे भली भांति जानते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। केंद्रीय सुरक्षा बल में जो है वो आता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। यह 27 जुलाई 1939 को खड़ी हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी और यह जो बल है शुद्ध तौर पर आंतरिक सुरक्षा से सदाबोर रहती है, आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी में ही लगी रहती है। ठिकाना कहीं नहीं होता, आज इस शहर में कल उस शहर में। तो ये सब सारी परेशानी हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ VIP सिक्योरिटी में भी इनको लगाया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। यह 24 अक्टूबर 1962 में खड़ी हुई थी। तब से यह चीन कह लीजिए, वैसे तो तब तिब्बत कहा जाता था, अब चीन कह लीजिए, भारत चीन बॉर्डर पर कुछ अरुणाचल, हिमाचल में और सिक्किम के पार्ट में जो है इनकी डिप्लॉयमेंट है और यह बॉर्डर की सुरक्षा करती है। साथ में जब आंतरिक सुरक्षा की जरूरत होती है तो उसमें या इलेक्शन ड्यूटी या कोई विपदा देश के अंदर हो जाए तो प्राकृतिक प्रकोप, तो उसमें जो है इनको बुलाया जाता है। इसके बाद SSB, इसको हम दो भाग में देखेंगे। SSB जो है वो है स्पेशल सर्विस ब्यूरो, इसका नाम है, पुराना नाम। जब ये खड़ी हुई थी और ये खड़ी हुई थी 20 दिसंबर 1963 में, लेकिन इसका काम उस समय में इंटेलिजेंस गैदरिंग था। खास करके जब मैं आपको कुछ चीजें सुरक्षा कारण से यहां पर नहीं बताऊं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इनका काम पड़ोसी देश में इंटेलिजेंस को काउंटर करना, वहां पर सबवर्सन एक्टिविटीज करना और भी काम थे जो कि यहां नहीं बताया जा सकता है। लेकिन इनको 2001 में उस काम से अलग कर दिया। ये पहले कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर यानी कि राक के अंदर काम करता था, रिसर्च एनालिसिस विंग के अंदर काम करता था, लेकिन 2001 में इसे चेंज कर दिया गया। जब कारगिल के बाद कमेटी बनी थी तो उसमें वन फोर्स
वन बॉर्डर और वन जॉब समझ लीजिए, एक तरह की ड्यूटी की बात किया गया था। तो उसी के मद्देनजर इसको चेंज किया गया था और इसका नाम भी बदल गया और इसका नाम हो गया सशस्त्र सीमा बल, SSB। पहले स्पेशल सर्विस ब्यूरो था, उसको चेंज करके सशस्त्र सीमा बल रख दिया गया नाम इसका। और इसका जो काम है वह बॉर्डर की सुरक्षा, जो कि पीस बॉर्डर है, भूटान और नेपाल बॉर्डर पर डिप्लाई है। और इसको भी जब प्राकृतिक आपदा होती है या इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटी की जरूरत पड़ती है तो उस समय में इनको बुलाया जाता है। अब एक और जो फोर्स है उसका नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF। यह 1 दिसंबर 1965 में खड़ी हुई थी। तब से लेकर के अभी तक ये बड़ी तत्परता से पाकिस्तान और बांग्लादेश, तब भी पाकिस्तान जब 71 से पहले का पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, तब से जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पे तैनात है। और LOC पे या आप ये कह दीजिए J&K में आर्मी के साथ बॉर्डर ड्यूटी पे तैनात है और आर्मी के साथ ही कंधे से कंधे मिला करके काम करती है। LOC पे भी आपको बता दूं कि जब बॉर्डर का जो अभी इशू है खत्म हो जाएगा तो सीमा सुरक्षा बल ने ही इन बॉर्डरों को भी अपने निगरानी में रखना है, तो इस वजह से इनके साथ ये लगा हुआ है। और एक और फोर्स है जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। इनकी स्थापना 10 मार्च 1969 में हुई थी। इसका मुख्य काम था इंडस्ट्रीज की सुरक्षा करना और अब एयरपोर्ट भी इनके पास जो है दे दिया गया है और एयरपोर्ट की सुरक्षा ये करते हैं। जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते होंगे तो अधिकतर जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर आपको CISF वाले मिलेंगे। इनको भी जब जरूरत पड़ती है तो आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मेरा आग्रह है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें ताकि हमें उससे लाभ मिलेगा और सुधार करने में जो है अधिक से अधिक सफलता मिलेगी। मैं अब आगे चलता हूं जहां से परेशानी शुरू होती है। हालांकि अभी वाला पार्ट तो मैं शुरू करता हूं कि कैसे इसके अंदर भर्ती प्रक्रिया है, कैसे मुख्य धारा में जवान जब ट्रेनिंग कर लेते हैं उसके बाद आते हैं, इस पे बातचीत करता हूं। तो मैं सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया को देखता हूं। भर्ती प्रक्रिया 3 स्तर पे है, हालांकि और भी टेक्निकल, लॉ और भी तरह के भर्तियां हैं अलग अलग इसी के अंदर, लेकिन मुख्य जो भर्ती का है उसमें है जवानों के स्तर पर, सबऑर्डिनेट ऑफिसर जिसमें कि सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर वगैरह हैं, और फिर अफसर के स्तर पर जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट से ऊपर है। तो इनकी भर्ती प्रक्रिया जो है मोटा मोटी जो आपको जानना है, अंदर की बात जो है वो इसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रीजन से मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो मोटा मोटी चीजें हैं वो बताता हूं। इनकी भर्ती प्रक्रिया जवानों का पहले तो रैली होता था, लेकिन आजकल थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया है और सारा का सारा काम सेंट्रलाइज कर दिया है। और ये जिम्मेवारी किन्हीं एक की इसमें से होती है, किसी साल किसी की होती है, किसी साल किसी की होती है। तो वो पूरा का पूरा वैकेंसी सबका लेकर के उसके हिसाब से वैकेंसी निकालता है, अखबार में ऐड देता है। उसके बाद उसकी प्रक्रिया होती है, जो मापदंड होते हैं वो सारे के सारे उसके हिसाब से फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म भरने के बाद जो सही है उस फॉर्म को लिया जाता है। उसके बाद फिर फिजिकल टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, मेडिकल होता है। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग लगभग 36 वीक की होती है, यानी 9 महीना समझ लीजिए, 9 महीने की ट्रेनिंग होता है, 36 वीक की। अब आ जाते हैं सबऑर्डिनेट अफसर, सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट इनका होता है, प्रमोशन से भी होता है, कोटा अलग अलग बटा हुआ है। जो डायरेक्ट प्रमोशन कमेटी अपना उसका करती है और उस हिसाब से प्रमोशन होता है। लेकिन जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए वही अखबारों में निकलते हैं ऐड। उसके बाद वैकेंसी पोजीशन के साथ
इसका परीक्षा होता है, परीक्षा के बाद फिजिकल होता है, मेडिकल होता है और फिर उनकी ट्रेनिंग 44 वीक की होती है। ये हो गया सबऑर्डिनेट अफसर का। अफसर का उसी तरह से पहले अखबार में विज्ञप्ति दी जाती है, विज्ञप्ति के बाद जो है जब विज्ञापन के बाद लोग अपना फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन की प्रक्रिया में रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट के बाद फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल के बाद मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग लगभग 56 वीक की होती है। तो ये जब ट्रेनिंग समाप्त हो जाता है तो ये जो रॉ मटेरियल है वो फिर मुख्य धारा में जुड़ता है। मुख्य तौर पर जो फाइटिंग यूनिट होती है वो आप बटालियन समझ लीजिए, कंपनी समझ लीजिए, तो बटालियन के मुख्य धारा में उनको जुड़ना होता है। ये बेसिक जो है प्रिंसिपल है। तो जैसे ट्रेनिंग खत्म होता है तो जवान दिनचर्या में जो आने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी जो फौज की होती है, जो सशस्त्र बलों की होती है, उसमें जुड़ने के लिए वो आ जाते हैं अपने बटालियन में। मैं बता दूं कि जैसे बटालियन में आते परेशानी शुरू होती है। अब परेशानी कैसी है कि आप ये देखिए कि एक बटालियन में कम से कम 150 से 200 जवानों की, अफसरों की, सबऑर्डिनेट अफसरों की कमी है। अब आप ये देख लीजिए कि जो कंपनी होती है उसका स्ट्रेंथ 125 से थोड़ा सा ऊपर, तो आप देख लीजिए कि ऑलमोस्ट 2 कंपनी वो एक बटालियन में कम हो जाता है। तो इस वजह से जो ड्यूटी है वो आप देख लीजिए, यहां से मतलब इंटर हुआ और ड्यूटी एक्स्ट्रा शुरू हो गई, दूसरे का काम शुरू हो गया। चूंकि वैकेंसी जो है उस वैकेंसी को पूरा करने के लिए भी, चूंकि प्रोसेस इतना लंबा है कि हो नहीं सकता इकट्ठा, चूंकि वैकेंसी कब कौन रिटायर चला जाएगा, कौन कैसे चलाएगा, तो वैकेंसी सतत चलता रहता है। लेकिन एक छोटा सा उसमें होना चाहिए, लेकिन इस तरह से होता नहीं है, तो वो वैकेंसी रह जाता है। इसके अलावा अटैचमेंट है, अटैचमेंट जरूरत से ज्यादा है और वो जो अटैचमेंट लोग जाते हैं उसके बदले में भी जो जवान वहां मौजूद होते हैं उनको वो ड्यूटी करना पड़ता है। इतना ही नहीं, आपको मैं बता दूं कि यहां पर कोर्स लंबे लंबे समय के लिए है, 3 महीना 4 महीने का कोर्स है, 2.5 महीने का कोर्स है, 2 महीने का कोर्स है, तो इसमें लोग चले जाते हैं। केडर है उसमें लोग चले जाते हैं, टेम्पररी ड्यूटी कोई आ गया उसमें चले जाते हैं, अफसर भी चले जाते हैं, इसलिए खाली रहता है जगह। अब छुट्टी की दिक्कत होती है। छुट्टी जो है आप देखिए कि इतना इशू है छुट्टी का कि अगर आप छुट्टी से लेट हुए तो 7 साल तक की आपको कैद हो सकती है। अब ये जो परेशानी है कि छुट्टी से अब देखने में लगता है कि जो छुट्टी से लेट और 7 साल की सजा, लेकिन ये है क्योंकि इतने सख्त कानून है इसके अंदर। हालांकि मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो हमारी ये सिक्योरिटी फोर्स है, इनके एक्ट रूल है उसको फॉलो तो कर रही है, लेकिन ये बंधी हुई है सीसीएस रूल से। सारा जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट है, जो पेंशन है, सब सीसीएस रूल से आता है। लेकिन जो कानून है, जो सख्ताई है, वो आर्मी की तरह है। आप ये देख लीजिए कितनी बड़ी विडंबना है। आप देख लीजिए छुट्टी से लेट आए, पुलिस में अगर छुट्टी से लेट आएगा तो क्या होगा आप सोच लीजिए। आप पे छोड़ देता हूं, लेकिन फोर्स के ये जो केंद्रीय बलों के जवान अगर छुट्टी से लेट आते तो उनको जो है सजा होगी। सजा कुछ भी हो सकता है जो उसमें निर्धारित, लेकिन मैक्सिमम सजा 7 साल की है। लेकिन जो एक्ट रूल है इनका आर्मी से लिया हुआ है और सारे के सारे फांसी की सजा तक इसमें है प्रावधान। जो नॉर्मल लोगों के ऊपर कानून लागू होता है वो कानून यहां लागू होता है। इसके अलावा केंद्रीय बल के जवान हैं, उनके ऊपर उनका अपना कानून अलग से लागू होता है जो कि नॉर्मल कानून के अलावा होता है। ये त्रासदी इनके साथ है जो कि बहुत सख्त है। थोड़ी सी आंख लग गई तो आपको फांसी की सजा हो सकती है। किसी स्टेज अलग है, ड्यूटी का प्रक्रिया अलग है, लेकिन मेरा कहने का मतलब कि सख्त कानून से घिरा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो ये कानून तो है, लेकिन अब चलिए कि कानून में इनको मदद क्या क्या मिलता है। अब देखिए कि सबसे पहले प्रक्रिया यह है कि कुछ लोग रहते हैं वहां पर तो कुछ ना कुछ जो है अपराध हो जाता है। अपराध भी बड़े विचित्र तरह के हैं। आपने सीनियर को कुछ कह दिया तो अपराध हो गया, आप जो है ड्यूटी पे नहीं गए, लेट गए तो अपराध हो गया।
तो उसके लिए जांच न्यायालय की व्यवस्था है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऐसा है कि अब आप ये देखिए कि जवान स्तर पर, मैं जवान के अफसर स्तर पर भी मैं कहता हूं कि लोगों को यह मालूम ही नहीं है कि हमें करना क्या है। जो इंक्वायरी करने वाला है वो नहीं जानता कि मुझे इंक्वायरी में करना क्या है। मोटा मोटी उसको सिखाया जाता है, उसी के आधार पर वो करते हैं। गहराई से उनको पता नहीं होता कि जांच क्या किया जाता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन वो अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत जानता हूं। यहां पर मान लीजिए एक जवान है जिसको कि कुछ नहीं जानता, चूंकि कानून का जो विधि जो यहाँ पर है वो सारे के सारे अंग्रेजी में है। अब अंग्रेजी जवान का इतना बड़ा स्तर है नहीं कि उतना जो है गहराई से उसको समझ सके, क्योंकि वकील को भी समझने में दिक्कत होता है, तो जवान है। तो ये जो लॉ के जानकार होते हैं वो भी इसको इंटरप्रिटेशन करने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यहां पर अगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई तो वकील का बंदोबस्त नहीं है, उसमें वकील नहीं जा सकता, उन्हीं को फेस करना है। और उसे पता होता नहीं क्या कौन लिख रहा है, क्या कर रहा है, बयान वो अपना देता है, उसके बाद क्या कार्रवाई करना उसकी जानकारी उसको नहीं है। मैं जवान की बात छोड़ो, मैं अफसर की बात कर रहा हूं, अधिकतर, सबकी बात नहीं, अधिकतर। इसके बाद जब ये प्रक्रिया होती है तो उसके बाद फिर अनुशासन की कार्रवाई होती है। कोई गलती छोटी मोटी हो गई, उसकी जो है कार्रवाई हुई, तो उसके अंदर फिर रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस मतलब साक्ष्य को इकट्ठा करने की कार्रवाई होती। वहां पर भी आप वकील नहीं रख सकते। और जो साक्ष्य को इकट्ठा करता है, जो उसको रिकॉर्ड करता है, उसको पता नहीं होता है कि उसको करना क्या है। जो प्रोविजन दिया हुआ उस प्रोविजन को फॉलो नहीं करता है। तो ये सारी दिक्कतें जवानों के साथ। और जवान तो जानते ही आपकी जो उसको कितनी जानकारी, जिस वजह से नासमझी हो जाने से जवान उल्टा फंस जाता है। उसको मालूम होता नहीं कि वो क्या बोल रहा है, उसका मीनिंग क्या है और लॉ में उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा। ये तब समझ में आता है जब कोर्ट मार्शल होने लगती है। कोर्ट मार्शल हालांकि आर्मी का है ये, लेकिन यहाँ पर जो केंद्रीय बल है उसके अंदर कोर्ट मार्शल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट का नाम दिया गया है। तो उसके अंदर जो है जवान अपना बचाव करता है। अब मुझे बताइए कि वहां पर वकील का बंदोबस्त किया जा सकता है, उनको प्रोविजन दिया जाता है। उसके बाद कोई फ्रेंड ऑफ एक्यूज हो जाता है, कोई डिफेंस काउंसिल अपना ला सकते हैं। उसके बाद डिफेंडिंग अफसर का प्रोविजन है, लेकिन वो कितना जानता है। एक अफसर होता है जिसको कि लॉ की इतनी जानकारी होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे एविडेंस एक्ट को देखना है, इंग्रेडिएंट्स देखना है कि उस पर्टिकुलर अपराध के लिए क्या क्या है, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स का मतलब नहीं पता, उनको एविडेंस एक्ट का ABCD पता नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि वो उसके लिए डिफेंडिंग का काम करता है। और अगर वो डिफेंस काउंसिल लाता, देखिए विडम्बना क्या है कि वो अपने पैसे से डिफेंस काउंसिल लाएगा। डिफेंस काउंसिल अगर लाता है वो, तो आप ये समझ लीजिए कि वो बिना पैसे का कोई वकील तो आएगा नहीं। और इतना लंबा प्रोसेस होता है इन कोर्टों का कि जो सिविल वकील है वो उसमें रुक नहीं पाता, क्योंकि उसको रोज का केस का चार्ज उसको लेना होता है। और वहां पर केस अगर टूट जाए उससे तो दिक्कत हो जाती है उनको, इसलिए बहुत सारे वकील आते हैं। दूसरा, जो वकील होता है उनको सिक्योरिटी फोर्स के कोर्ट के जो प्रोविजन है उसकी जानकारी नहीं होती। मैं आपको बताऊं कि जो लोअर कोर्ट के जो वकील वगैरह हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है उसमें। हाई कोर्ट के जो वकील हैं वो लोग थोड़ा सा कर भी लेते हैं, लेकिन उनके भी अलग अलग विभाग होते हैं। ना तो ये क्रिमिनल केस कह लीजिए, ना ही सिविल, और दोनों के बीच का है ये। तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम जवानों को फेस करना होता है, और ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। इसके बावजूद कुछ जो केंद्रीय बल हैं जो बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं, वो आर्मी से अधिक ड्यूटी करना उनको पड़ता है। आप देखिए कि पंजाब में जब ड्यूटी निकाला गया था तो 18 से 20 घंटे तक एक जवान को ड्यूटी करना पड़ता था। आर्मी क्या है कि उनके पास काफी तादाद में रिजर्व है, तो वो उससे कवर कर लेते हैं। उनकी ड्यूटी दिन में 8 घंटे की होती है, ट्रेनिंग करते हैं और अपना जो करते हैं। बॉर्डर पे जब रहते हैं तो वहां भी उनकी ड्यूटी उसी टाइप की, जो टाइम है उसी में बंधा होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ड्यूटी का कोई लिमिट ही नहीं है कि कब खत्म होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि क्या परेशानी है, क्योंकि अटैच लोग चले जाते हैं, जो वैकेंसी है उसकी पोजीशन बहुत खराब है, तो इस वजह से आदमी कम रहता है।
तो उसी में से ड्यूटी करना पड़ता। उसके बाद कभी मतलब देश में जो चुनाव है वो रोज कुछ ना कुछ होता है, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनको जाना ही पड़ता है। तो आप देख लीजिए कि जो सिक्योरिटी फोर्स, मान लीजिए बॉर्डर छोड़ा है या कोई आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी में बैठा हुआ था, वहां से हटाया गया, तो उसके बदले में जो बचे हुए जवान है वही ड्यूटी करेंगे। तो ये सारी की सारी उनकी परेशानी है। लेकिन आप ये देखिए कि आर्मी के बराबर इनको, चूंकि सीसीएस रूल में कवर है, तो इसलिए उनको पेंशन नहीं है, जबकि आर्मी को पेंशन है। आर्मी को भी आर्मर्ड फोर्स कहते हैं और इन केंद्रीय बल को आर्मर्ड फोर्स कहते हैं। जब संसद ने एक स्थिति रखी तो उसके बाद इतना बड़ा डिफरेंसेस क्यों हो रहा है, इससे परेशानी। हालांकि इस परेशानी को जवान नहीं दिमाग में रखते और देशभक्ति में वो लीन रहते हैं, देशभक्ति में अपनी अटूट आस्था रखते हैं। और चूंकि कुछ उनके जो अधिकार हैं बोलने का, लिखने का, उस पर प्रतिबंध है, इस कारण से वो बोल नहीं पाते। मैं भी सुरक्षा कारणों से सारी बातों को यहां पर नहीं रख पा रहा हूं, लेकिन जानकारी उतना देना चाहता हूं जितना कि आपको जानकारी मिले, और उससे मैं सरकार का ध्यान भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि इनको किस तरह से व्यवस्थित करे कि इनकी परेशानी दूर हो सके। उसी तरह से आप देख लीजिए कि आर्मी को एक्स सर्विसमैन का जो है दर्जा हासिल है, लेकिन जो केंद्रीय बल है उनको नहीं है। स्कूल में आर्मी के बच्चों को, कॉलेज में सुविधा मिल जाती है, लेकिन इनको नहीं मिलती। तो ये सारी की सारी परेशानियों से जूझता है। इसके अलावा एक और इसके अंदर दिक्कत है फोर्स के अंदर, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जुगाड़ में रहते हैं। फोर्स के जो केंद्रीय बल के जो भाषा है, इस भाषा में उसे क्रीमी लेयर कहते हैं। जो क्रीमी लेयर टाइप के लोग हैं वो अपना पोस्टिंग मैनेज कर लेता है, डेप्यूटेशन मैनेज कर लेता है, ट्रेनिंग मैनेज कर लेता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, जबकि इसके लिए बहुत ही अच्छा रूल बना हुआ है, उस रूल को कोई फॉलो नहीं करता है। अब क्यों नहीं फॉलो करता है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, डिपार्टमेंट की दिक्कतें क्या है, इंडिविजुअल कहां कहां से पैरवी करता, ये सारी चीजें अगले भाग में देखेंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।